हेलो नमस्कार, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर बहुत दिनों से क्लास नहीं चल रहा था। उसके पीछे का मेन जो कारण था वो था मेरा एग्जाम चल रहा था, तो जिसके वजह से यहाँ पर आप लोगों को क्लास देखने को नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे एग्जाम की वजह से यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुका है। यानी आप लोगों का आने वाला एग्जाम बहुत करीब आ चुका है और आप लोग का रिवीजन भी पूरा ढंग से नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरे वजह से आप लोग का जो है यहाँ पर टाइम बर्बाद हुआ है। तो मैं जो है आप लोगों से माफ़ी मांग लिया हूँ, अदरवाइज माफ़ी से कुछ होता नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो समय बचा हुआ है उसी समय में आपको मैं रिवीजन करा दूँ। तो जो बच गया है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लंबा सेशन लगाकर हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द बुक को कंप्लीट रिवीजन कर लिया जाए, ताकि आप लोग का एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा जो है बात नहीं करेंगे। आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि क्या जो है हम लोग का जो सेशन हुआ था पीछे में, वो भारतीय संविधान का 12 नंबर तक हुआ था कि 13 नंबर तक हो गया था। एक बार सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा। जहाँ तक हमारे ख्याल से उम्मीद है कि हम लोग जो है 13 नंबर तक कर चुके थे, बट जो है मैंने इस चैनल पर देखा तो दिखाई दे रहा था कि 12 नंबर तक हम लोग क्लास किए हुए थे। 12 के बाद आज का हो सकता है कि सेशन नंबर 13 हो जाए, तो यहाँ पर मैं काट कर दिया हूँ। तो 13 नंबर सेशन है, यानी भारतीय संविधान का जो महामैराथन का 13 नंबर का सेशन रहने वाला है। यदि आप लोग 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेशन में चले जाइएगा। वहाँ पर जो है आप लोग को एक एक करके सीक्वेंस में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हुए हैं। जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस सेशन का, तो आप लोग को मैं बता दूं कि अब जो कंटिन्यू चलने वाला है। भारतीय संविधान हम लोग 2 से 3 दिनों में खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। साइंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स और मिसलेनियस। तो ये जो है सभी कंप्लीट बुक को रिवीजन करेंगे। बहुत कम समय में सभी जो है कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जो खान सर के पॉकेट जी के बुक है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप लोग को जीएस के लिए आप लोग को कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो है इसको इस बुक को पढ़ लीजिए जीएस के लिए, और प्लस करेंट अफेयर पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप लोग को कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग जीएस में झंडा गाड़िएगा, इतना केवल पढ़ लेते हैं तो चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो खैर जो है आप लोग को समझ में आ चुका है कि इस बुक का खासियत क्या है। इस बुक का खासियत तो सभी लोग जानते हैं, तभी जो है इस सेशन को आप लोग देख रहे हैं इतना जो है बेसब्री से। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं ये पीसी के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने मोबाइल को जो है फुल स्क्रीन में करिए, यानी इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करिए, और जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा, जो जो आप लोग के सामने पॉइंट दिखाई देगा, उसको आप लोग को बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलना है। जो आप लोग को लगे कि नहीं ये महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और अदरवाइज ये बुक में जो भी पॉइंट लिखा गया है सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा जीएस को काट कर इतना जो है कम पेज में बनाया गया है। ये कम पेज नहीं कर सकते हैं, बट इतना आप लोग को जीएस में याद करना होगा। एक बेहतरीन स्टूडेंट, एक बेहतरीन जो है स्कोर आप लोग को खड़ा करना होगा। तो जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन और नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आप लोग फुल स्क्रीन में करिए और बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंट को समझते चलिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी अधीनस्थ न्यायालय से हम लोग को क्या करना है, आगे के पॉइंट को रिवीजन करना है। तो चलिए खैर बहुत दिनों के बाद जो है आज का सेशन लाइव हुआ है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। इस सेशन को जो है पूरा कंप्लीट हम लोग रिवीजन करते हैं। यानी हो सकता है कि ये सेशन जो है आप लोग को 1.5 से 2 घंटा देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपका उपस्थिति कम हो जाए तो 1 घंटा में भी ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को जो है उपस्थिति पर ये पूरा डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पर सभी लोग पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं इसके कार्यपालिका से स्वतंत्रता संबंधी निम्नलिखित जो है प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पॉइंट में देखिएगा है, यानी अनुच्छेद नंबर 234 में देखिएगा लिखा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल आप लोग से पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, आर्टिकल 233। तो आर्टिकल 233 में क्या है, तो जिला न्यायालयों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 233 के क। तो अनुच्छेद 233 के क देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कुछ जिलों न्यायाधीशों की नियुक्तियों का जो है और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का जो है विधि मान्यकरण से संबंधित है। अगले अनुच्छेद 234 में देखिएगा लिखा गया है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से जो है भिन्न व्यक्तियों की भर्ती।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट है अनुच्छेद 235। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 235 में। अनुच्छेद 236 क्या कहता है, तो ये निर्वाचन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 236 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 237 में देखिएगा तो कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ये जो है आर्टिकल 237 में लिखा गया है। आइए हम लोग यहाँ पर एक एक आर्टिकल को जो पूरा बेहतरीन तरीके से व्याख्या के साथ हम लोग रिवीजन करते हैं। तो अनुच्छेद 233 जिसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि जो जिला के न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति जो है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। योग्यता एंड क्वालिफिकेशन देखिएगा तो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत ना हो और कम से कम 7 वर्ष का जो अधिवक्ता का अनुभव हो उनके पास, उसकी नियुक्ति की जो सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो, तो अभी जो है वो जिला न्यायाधीश के लिए जो है क्वालिफाई रहेगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 234 में आप लोग याद रखिएगा कि जो जिला में अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति से संबंधित ये प्रावधान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के पॉइंट। तो राज्य जिला न्यायाधीश के जो है अलावा राज्य की अन्य जो है न्यायिक सेवा के अन्य पदों पर भी नियुक्तियां कर सकता है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित का जो है परामर्श आवश्यक है। जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है और संबंधित उच्च न्यायालय का परामर्श आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण आर्टिकल आप लोग से पूछेगा तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 235। उच्च न्यायालय को जो है जिला न्यायालय व अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से आगे हम लोग देख लेते हैं। न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण अधिकार होता है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। दीवानी पक्ष, तो दीवानी पक्ष में देखिएगा तो अधीनस्थ न्यायालय का न्यायालय और यहाँ पर देखिएगा मुंसिफ अदालत। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और अगला पॉइंट है यहाँ पर फौजदारी पक्ष। तो फौजदारी पक्ष में देखिएगा तो मुख्य न्यायिक दंडाकारी का न्यायालय और अगला पॉइंट देखिएगा तो न्यायिक दंडाधिकारी का जो है न्यायालय है। तो यहाँ पर आप लोग को बस एक बार क्विकली रिवीजन कर लेना है, इससे ज़्यादा आप लोग को ध्यान नहीं रखना होगा। लोक अदालत, चलिए हम लोग लोक अदालत से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ निम्नलिखित मामले लाए जा सकते हैं। वे मामले जो है न्यायालय में लंबित है, वे मामले जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं। लोक अदालत की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, किंतु स्वतंत्र भारत में इसका सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग गुजरात में 1982 ईस्वी में किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला पॉइंट है गांधीवादी दर्शन पर आधारित। तो लोक अदालतें गांधीवादी दर्शन पर आधारित है जो विवादों का वैकल्पिक समाधान सुझाती है। यहाँ विवादों का समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो तरीका है, पहला जो है बातचीत तरीके से जो सुलझाया जाता है, मध्यस्थता करके सुलझाया जाता है, सुलह या समझौता करके सुलझाया जाता है, सहज बुद्धि से समझाया जाता है और जो समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण से भी समझाया जाता है, यानी सुलझाया जाता है। तो आई होप कि यह पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं जन अदालत। तो जन अदालत में देखिएगा तो लोक अदालत को जन अदालत भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है आमजन को औपचारिक सस्ता तथा त्वरित न्यायालय उपबंध कराता है। तो उपलब्ध कराता है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। वैधानिक स्थिति में देखिएगा तो वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे के पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है लोक अदालत को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत प्राप्त है। अगला पॉइंट है अंतिम व बाध्यकारी फैसला जो होता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है।
आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नालसा, तो नालसा से संबंधित यहाँ पर देखिएगा तो कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए तथा देश भर में अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीति और सिद्धांत प्लस हर राज्य में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ये पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा। कार्य में देखिएगा तो योग्य लोगों को मुफ्त और समक्ष कानूनी सेवा प्रदान करना तथा लोक अदालत का आयोजन करना तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना इसका कार्य होता है। अगला पॉइंट है अधीनस्थ न्यायालय में निम्न को शामिल किया जाता है, जैसे जिला कलेक्टर को शामिल किया जाता है, राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी को शामिल किया जाता है, नगर सिविल न्यायालय को जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा ग्राम न्यायालय से संबंधित पॉइंट देखिएगा तो इसकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत 2 अक्टूबर 2009 को की गई। इसमें दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले लाए जा सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग यहाँ पर और पॉइंट देख लेते हैं। तो ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकार की पात्रता प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ग्राम न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध 30 दिन या 1 माह में अपील की जा सकती है। परिवार न्यायालय में देखिएगा यानी फैमिली कोर्ट में देखिएगा तो भारत में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय का गठन किया गया। इसमें केवल दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में परिवार न्यायालय को मान्यता देने हेतु परिवार न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया है। मोबाइल कोर्ट, तो मोबाइल कोर्ट में हम लोग देख लेते हैं तो 2007 में CGI JK बालकृष्णन ने हरियाणा के मेवात जिले से मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ किया। यह जो है रिसर्चिंग द यूनिवर्स की अवधारणा पर कार्यरत है। अगला पॉइंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सन 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। तो इतना पॉइंट आप लोग को अधीनस्थ न्यायालय से याद रखना है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये जो है पंचायती राज से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पंचायती राज से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पंचायती राज से संबंधित सभी पॉइंट को आप लोग को हर हाल में याद रखना होगा। यदि आप लोग पंचायती राज से संबंधित सभी पॉइंट आप लोग याद नहीं रखते हैं तो आप लोग जो है कुछ थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग को हर हाल में याद रखना ही रखना है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो है यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो वीडियो जो है सब क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो है ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्था है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो है स्थानीय प्रशासन के बारे में यानी स्वशासन के बारे में। तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। तो ये तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि स्थानीय जो स्वशासन है ये राज्य सूची का विषय है, न कि केंद्र सूची का विषय है और न ही ये समवर्ती सूची का विषय है। ओनली फॉर ये राज्य सूची का विषय है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पंचायती राज से ही संबंधित है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा थी ये पंचायती राज से ही संबंधित पॉइंट है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये 3 पॉइंट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं के विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय प्रशासन यानी स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये अनुच्छेद भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से पूछता है कि बतलाइए किस आर्टिकल के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 आप लोग याद रखिएगा। 1952 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की थी। इन दोनों कार्यक्रमों की जांच हेतु योजना आयोग ने बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1959 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की बात कही।
इस समिति की रिपोर्ट पर भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो ये जो पॉइंट है ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये हर एक एग्जाम में, यानी मान लीजिए SSCGD का एग्जाम हो रहा है, SSCGL का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है, बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज्य में संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से पूछेगा कि सबसे पहले बतलाइए कि कहाँ जो है पंचायती राज्य का जो है उद्घाटन किया गया, तो आप लोग कहिएगा सबसे पहले तो राजस्थान में किया गया था, नागौर जिले के अंतर्गत जो है बगदरी गाँव में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। बट आप लोगों से ये पूछ ले कि बतलाइए कि संपूर्ण राज्य में कहाँ पर जो है, किस राज्य में इसको जो है यानी पंचायती राज्य को स्थापना किया गया, तो आप लोग कहिएगा वो आंध्र प्रदेश है, जो पूरे राज्य में जो है इसको जो है स्थापना किया गया। कब किया गया था, तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, महात्मा गांधी भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसीलिए गाँव को आत्मनिर्भर बनाइए। तो महात्मा गांधी का वाक्य है, क्या वाक्य है, तो भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसीलिए गाँव को आत्मनिर्भर बनाइए, शहर को नहीं। यहाँ पर जो है ये वाक्य जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, ये चाहे हजारों गलतियाँ करे इन्हें अधिकार दीजिए। तो ये चाहे हजारों गलतियां करे इन्हें अधिकार दीजिए, ये किसका वाक्य था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वाक्य था। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात कही, लेकिन इसकी सिफारिशें कभी लागू नहीं हो सकी। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, वो समिति जो है पंचायती राज में जो है कितने स्तर को बतलाया था, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पर जो है पंचायती ये जो है पंचायत को द्विस्तरीय बतलाया गया था, यानी द्विस्तरीय यहाँ पर बात को रखा गया था इस समिति के माध्यम से, जो कि अभी तक जो है ये लागू नहीं हुआ था। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, यानी लागू नहीं हो सका ये। अगला पॉइंट है, 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इधर जितना भी हम लोग पढ़े यहाँ पर ग्राम पंचायत से संबंधित, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन को आप लोग को मिस नहीं करना है। हो सके तो आप लोग 2 बार 3 बार इसको रिविजन करके सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस समिति ने ग्राम सभा की जो है बिना जड़ की घास की संज्ञा दी है। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि कौन सा समिति है जो बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी, तो आप लोग कहिएगा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में जो समिति गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, लेकिन बिल विधेयक को पारित करने से पूर्व ही इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसी कारण जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव करवाने वाला पहला राज्य जो है कर्नाटक बना था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग यहाँ पर पॉइंट याद रख सकते हैं, जो पंचायती राज्य के विकास से संबंधित समितियाँ का गठन किया गया था। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति, जिनका गठन 1953 में किया गया था। SM सिंघवी समिति, जिसका स्थापना 1986 में। अशोक मेहता समिति, जिसका स्थापना 1977 में। थुंगन समिति, जिसका स्थापना 1988 में। GV के राय समिति, जिनका स्थापना 1985 में। गढ़गिल समिति, जिसका स्थापना 1988 में हुआ था। ललित माथुर की अध्यक्षता में वर्ष 2001 में एक जो है टास्क फोर्स का गठन, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार व प्रकाय देने के लिए किया गया था।
वी रामचंद्र की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में विशेषज्ञ समूह गठित जिसे निम्न स्तर पर नियोजन हेतु गठित किया गया। श्रीमती राजवंत संधू की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली बनाने के लिए कार्यदल है और वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में गठित समिति का संबंध जो था ये जिला ग्रामीण एजेंसी का पुनर्गठन से संबंधित है। मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में गठित समिति का संबंध पंचायतों का जो है उत्तोलन करने से है ताकि सेवाएं व आम वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सके। इतना पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग पंचायती राज से संबंधित जो संविधान में संशोधन हुआ था उसको हम लोग याद करते हैं, उसको हम लोग एक बार क्विकली रिविजन करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित क्या क्या प्रावधान को रखा गया था, तो इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा संविधान में एक नई सूची जिसको 11वीं सूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों हेतु 29 विषयों को रखा गया था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बार बार आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है कि बताइए 11वीं सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो आप लोग कहिएगा 29 विषय शामिल है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया जो कि पंचायतों से संबंधित है। तो भाग 9 अनुसूची 11 को जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में क्या करना है, याद रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारें पंचायती राज पद्धति अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है जो कि स्वैच्छिक तथा अनिवार्य प्रावधान। यह अधिनियम प्रतिवर्ष लोकतंत्र की भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तित कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की संकल्पना को मजबूत बनाता है। तो इतना पॉइंट आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद आप लोग याद रखिए क्या, तो अनुच्छेद 243 जो कि यहाँ पर परिभाषा से संबंधित है, यानी पंचायत की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के ए या क आप लोग याद रखिएगा ग्राम सभा की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के बी या ख ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के सी जो कि पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के डी जो कि संस्थानों का आरक्षण से संबंधित है। इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जो है जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आप लोग को बस यहाँ से जो आर्टिकल याद रखना है, यही 4-5 आप लोग को गिने चुने आर्टिकल याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतना आर्टिकल को आप लोग को हर हाल में याद रखना है। आगे और जो आर्टिकल है जो महत्वपूर्ण है उसको भी आप लोग को याद रखना होगा, बट फिलहाल इतना आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग अगले आर्टिकल पर बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 ई, तो अनुच्छेद 243 के ई में देखिएगा तो पंचायतों की अवधि से संबंधित यहाँ पर जो है प्रावधान है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि पंचायत का अवधि कितना तक रहेगा, इसका कार्यकाल कितना तक चलेगा एक बार चुनाव होगा तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि किसी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए पंचायत में किसी कारणवश वहाँ पर जो है भंग हो जाता है, मान लीजिए जो कैंडिडेट था उनका मृत्यु हो जाता है या उनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर जो है उस पंचायत में चुनाव कराना अनिवार्य है। ये बात यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 243 के ई में या अंग में। अनुच्छेद 243 के एफ या छ, तो यहाँ पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित यहाँ पर प्रावधान है। यदि किसी सदस्य को विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य होगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। अनुच्छेद 243 के जी पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार व जिम्मेदारियाँ से संबंधित है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के एच पंचायतों को कर लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 के आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जे पंचायत की लेखाओं का परीक्षण करता है। अनुच्छेद 243 के जो कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के एल जो संघ शासित प्रदेशों में लागू होता है। और अनुच्छेद 243 के एम देखिएगा तो कुछ क्षेत्रों में लागू न होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के एन देखिएगा तो पंचायत
महत्व उपबंध नियमों का जारी रहना इसमें दर्शाता है। और अनुच्छेद 243 के ओ जो कि चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध पर रोक लगाता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इतना ही आप लोग को आर्टिकल याद रखना है पंचायती राज से संबंधित। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं यही है कि त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है वर्तमान में। यह जो है अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायत। किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, माध्यमिक स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में जो है समरूपता स्थापित करता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यानी जो यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है ये त्रिस्तरीय प्रणाली पर चलता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। त्रिस्तरीय क्या है, तो एक ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत और माध्यमिक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का यहाँ पर प्रावधान है। यहाँ पर देखिएगा त्रिस्तरीय संरचना यहाँ पर बतलाया गया है। तो त्रिस्तरीय सब रचना हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्तर लिखा गया है, यहाँ पर संस्थान लिखा गया है, अध्यक्ष लिखा गया है, प्रशासनिक अधिकारी लिखा गया है और बैठक लिखा गया है। तो गांव स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होगा और यहाँ पर जो है अध्यक्ष सरपंच होंगे और प्रशासनिक अधिकारी जो हो जाएगा ग्राम सेवक हो जाएगा और यहाँ पर बैठक जो है 15 दिन का होता है। यहाँ पर देखिएगा स्तर खंड में देखिएगा तो यहाँ पर पंचायत समिति और उसके बाद प्रधान हो जाते हैं इसका अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी जो हो जाता है खंड विकास अधिकारी हो जाता है और ये 1 महीना इनका बैठक चलता है। जिला लेवल पर देखिएगा तो जिला परिषद हो जाता है, जिला प्रमुख हो जाते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इनका कार्यकाल 3 महीना, इनका बैठक 3 महीना का होता है। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। ये त्रिस्तरीय जो है यहाँ पर संरचना है आप लोग के सामने दिखाया गया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। आगे आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट देखना है। ग्राम पंचायत खत्म हो जाएगा तो हम लोग को नगर पालिका भी इसी में देखना होगा। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से ऑडियो वीडियो क्लियर चेक करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि ऑडियो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि ग्राफ जो है यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है, यानी साउंड जो है क्लियर तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इस सेशन को। यहाँ पर देखिएगा ग्राम पंचायत यानी एक स्तरीय ये हो जाएगा ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, सिक्किम राज्यों में यहाँ पर जो है बतलाया गया है ये यहाँ पर जो एक स्तरीय लागू है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत उस पंचायत समिति यानी दो स्तरीय जो है ये कहाँ कहाँ लागू है, तो उड़ीसा, कर्नाटक, असम, हरियाणा राज्यों में द्विस्तरीय ग्राम पंचायत का जो है प्रचलन है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद 3 स्तरीय जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों में जो है ये लागू है। तो अधिकांश राज्यों में जो है त्रिस्तरीय तो अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय जो है यहाँ पर पंचायत का जो है गठन किया गया है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट देखिएगा ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद व जिला परिषद 4 स्तरीय देखिएगा तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में लागू है। तो 4 स्तरीय जो है ग्राम पंचायत कहाँ पर लागू है, तो आप लोग कहिएगा ये जो है पश्चिम बंगाल में केवल एक राज्य में लागू है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत है। ग्राम सभा देखिएगा तो यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसमें ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अगला पॉइंट है अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव। तो ग्राम, माध्यमिक तथा जिला तीनों स्तरों पर पंचायतों के सदस्य जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है, जबकि माध्यमिक व जिला स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है सीटों का आरक्षण कैसे है। तो SC ST को पंचायत के
जो है तीनों स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्राप्त है। राज्य विधानमंडल यानी SC/ST को पंचायतों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण देगा। महिलाओं के लिए सदस्य तथा अध्यक्ष पदों पर 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। पंचायत के तीनों स्तरों पर यह अधिनियम राज्य विधानमंडल को अधिकृत करता है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत अध्यक्षता कार्यकाल में किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। इतना पॉइंट आप लोगों को के लिए एक बार रिवीजन कर लेना है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, किंतु इससे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है यानी भंग किया जा सकता है। पंचायतों के लिए नए चुनाव 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व करा लिए जाते हैं। यदि पंचायत का विघटन हुआ तो 6 माह के अंदर भी चुनाव जो है कराना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है, यदि पंचायत का विघटन यानी भंग हुआ है तो नई पुनर्गठन पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि 5 वर्ष के लिए। पंचायती राज्य का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी जो है वो पंचायती राज में प्रतिनिधि बन सकते हैं। उससे पहले जो ऊपर वाला पॉइंट मैं बतलाया हूँ, आई होप को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे राष्ट्रपति का चुनाव हो जिससे होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र देते हैं यानी किसी कारणवश त्याग पत्र देते हैं या उनका आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तो उनका प्रावधान है उनके सीट के लिए जो है यहाँ भारत में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। यानी जब तक खाली है यानी 6 महीने के अंदर तो पहले राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। यदि 6 महीना तक जो खाली रहता है सीट तो उस पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं राष्ट्रपति के पद पर। तो यहाँ पर जो देखिएगा ग्राम पंचायत में देखिएगा तो सेम उसी प्रकार से, यानी मान लीजिए कि कोई जो है भंग हो जाता है, ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है 6 महीना तक जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। भंग हो जाएगा तो उस समय जो है कोई वहाँ पर दूसरा व्यक्ति आकर नहीं बैठेगा। यानी मान लीजिए मुखिया का जो है वहाँ पर जो मुखिया जो प्रत्याशी थे वो अब जो है मान लीजिए कि वो आकस्मिक उनका मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिए हुए हैं, तो उनका जो है चुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाएगा। और जो नए कैंडिडेट चुन कर आएंगे वो जो है क्या करेंगे, तो वो जो बचा हुआ दिन है उतने दिनों के लिए ही रहेंगे, न कि 5 वर्ष के लिए रहेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप कि अब जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए आगे के पॉइंट देखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। वह चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख निर्देशन तथा नियंत्रण करता है एवं मतदाता सूची तैयार करने में भूमिका निभाता है। 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम, 1996 का पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम आप लोग देखिएगा। तो भूरिया समिति के सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपबंध विधेयक पारित किया गया। 1996 का पेशा यानी विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लागू था। बाद में छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी लागू हुआ। 2014 तक 10 राज्यों में लागू था। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा तो वर्तमान में देखिएगा 2014 में भारत में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर पेशा प्रभावित किया गया है। ये क्षेत्र है तेलंगाना, सीमांध्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इनको 10 आदिवासी क्षेत्रों में बांटा गया है जो 4 राज्यों में स्थित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और स्वयं जिले हैं। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर नगर निगम से संबंधित पॉइंट देखेंगे। तो आई होप कि जो है अभी जो मैं बतलाया हूँ ग्राम पंचायत से संबंधित जितना पॉइंट सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग यहाँ से नगर निगम से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, उसके बाद जो है मैं आगे के सेशन कंटिन्यू कराता हूँ।
तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर जो है इसका ऑडियो वीडियो क्लियर करना चाहूँगा। चलिए सब क्लियर है। चलिए हम लोग यहाँ पर नगर निगम को भी देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग यानी 19 के क तथा अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 के जेड जी तक 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को जोड़कर जो है संविधान में जोड़ा गया। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है नगर निगम को जोड़ा गया था। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, जिसमें अनुच्छेद पूछ ले तो 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक यानी ए बी सी डी पूरा जेड तक खत्म हो गया। फिर से ए बी सी यानी जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी इस प्रकार से जेड जी तक यहाँ पर अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद राज्य सरकारें नगरपालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के लिए नगर निगमों की स्थापना की जाएगी। यह शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्थाएं हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। नगर निगम के मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, लेकिन 2014 के चुनाव में मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया गया है। ये आप लोग को एक जो है अपवाद भी याद रखना है। तो इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है योग्यता। तो 21 वर्ष या अधिक आयु और नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी जो है आप लोग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं शपथ। यहाँ पर देखिएगा तो मेयर को जिला कलेक्टर द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। त्यागपत्र भी वो मेयर अपना जो है त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। तो संभागीय आयुक्त को देता है। घटना देखिएगा तो हटाना देखिएगा तो मेयर को जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के गिर जाने पर अगला प्रस्ताव तीसरे वर्ष साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और विस्तार से समझते हैं। आय के स्रोत हम लोग देख लेते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आप लोग को कंटिन्यू करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए केवल। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान आय का स्रोत है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण जो है इसमें शामिल है। विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क, जुर्माने और भूखंडों के जो है लीज में दिए जाने वाले प्राप्त राशि। तो आय का स्रोत जो है यहाँ से है। तीनों पॉइंट आई होप की समझ में आ गया होगा। नगर निगम के कार्य देखिएगा तो नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना, नागरिक सौंदर्यीकरण, सड़कों व पुलों का रख रखाव, जन्म मृत्यु पंजीकरण आदि, ये सब जो है नगर निगम का कार्य होता है। अगला पॉइंट है नगर परिषद। तो नगर परिषद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1 लाख से 5 लाख तक आबादी वाले नगरों में नगर पालिका परिषदें स्थापित की जाएगी। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सभापति का निर्वाचन नगर परिषद के वार्डों के पार्षदों द्वारा किया जाता है। सभापति का चुनाव पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन वर्ष 2009 में अब जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा यह चुनाव
किया गया, परंतु 2014 में पुनः यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनको जो है किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो सभापति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में दो प्रकार की स्वायत्त शासन संस्थाएं गठित की गई। पहला वर्ग नगर पंचायत और दूसरा जो है नगर पालिका परिषद और नगर निगमों का है, जबकि दूसरे वर्ग में जिला नियोजन और समिति और जो है महानगर आ जाते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है नगर पालिकाओं का गठन। तो नगर पालिकाओं का गठन में देखिएगा तो इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होगी, जिसमें पहला जो हो जाएगा नगर पंचायत हो जाएगा, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर पालिका निगम हो जाएगा। तो पंचायत जो है ये ऐसे क्षेत्र में जो ग्रामीण से शहर क्षेत्रों में परिवर्तित हुआ है, यानी कहने का मतलब कि जो छोटा छोटा शहर है जो पहले कभी ग्रामीण था और वहाँ पर जो है व्यवस्था हो जाने के कारण वो शहर में कन्वर्ट हो गया है, वैसे शहरों में नगर पंचायत का गठन होगा। और नगर पालिका देखिएगा तो यहाँ पर छोटे शहरों क्षेत्रों में जो है नगर पालिका चलेगा और बड़े शहरों क्षेत्रों में जो है नगर पालिका निगम चलेगा। तो नगर निगम चलता है। नगर पालिकाओं की संरचना यहाँ पर देखिएगा तो नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसके लिए प्रत्यक्ष नगर पालिकाओं को वार्डों यानी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु राज्य विधानमंडल तरीके बता सकती है। नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, किंतु उन्हें नगरपालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगरपालिका का पूर्ण या असंस्थ क्षेत्र आता हो। आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्विकली रिवीजन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला जो पॉइंट लिखा गया है, नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा व विधान परिषद के सदस्य। समिति का अध्यक्ष देखिएगा वार्ड समितियों के अतिरिक्त यहाँ पर देखिएगा तो वार्ड समिति देखिएगा तो राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों की संरचना क्षेत्र व पदों को भरने के साथ संबंध में साथ ही समिति की बनावट के लिए भी प्रबंध बना सकती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत एक अथवा अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति होगी। पदों का आरक्षण देखिएगा तो SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जबकि महिलाओं को कुल जनसंख्या की 1/3 यानी 33% आरक्षण होगा। अध्यक्ष पद पर SC/ST तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य विधानमंडल विधि निर्धारित कर सकती है तथा यह अध्यक्ष पद हेतु पिछड़े जातियों के आरक्षण के लिए भी उपबंध बना सकती है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं नगर पालिकाओं का कार्यकाल से संबंधित। तो नगर पालिकाओं के कार्यकाल से संबंधित पॉइंट देखिएगा तो पंचायतों की भांति नगर पालिकाओं का भी कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, किंतु इस अवधि से पूर्व भी इन्हें समाप्त किया जा सकता है, यानी भंग किया जा सकता है। नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही इसके गठन हेतु चुनाव करा लेना चाहिए, किंतु यदि नगरपालिका का विघटन हुआ तो विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। नगरपालिका के विघटन की स्थिति में गठित नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि 5 वर्ष के लिए। यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो तो उस अवधि के लिए नई नगरपालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बताया गया है कि मान लीजिए 5 वर्ष पूजने वाला था और 5 महीना पहले जो है नगरपालिका को भंग कर दिया गया, यानी समाप्त हो गया किसी कारणवश। तो उस कंडीशन में जो है 6 महीना के लिए या 5 महीना के लिए या 4 महीना के लिए चुनाव नहीं होगा, वो जो है सेम चुनाव होगा 5 वर्षों के लिए। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, यानी 6 महीने के अंदर यदि भंग होता है तो वो जो है 5 वर्षों के लिए ही चुनाव होगा। अदरवाइज 6 महीना से 7 महीना के लिए हो जाएगा, यानी 7 महीना के लिए चुनाव होगा तो 7 महीना जो है नए पार्टी जो है काम करेगी। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट है निरर्हताएँ या अयोग्यताएँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नगर पालिका के लिए चुने हुए सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के तहत अयोग्य पाए जाने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अयोग्य पाए जाने पर किंतु किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो अगला पॉइंट है अध्यात्य है कि अयोग्यता संबंधी सभी विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से एक नया पॉइंट देखने जा रहे हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी निपटाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि अभी जो है हम लोग को कितना जो है आज के सेशन में तो देखना है। तो चलिए जो है ज़्यादा नहीं है, हम लोग जो है आज के सेशन जो है यहीं पर स्टॉप करेंगे। यानी कल के सेशन में हम लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा नगर पालिकाओं के लिए गठित वित्त आयोग 243 के वाई प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करता है। तो आप लोग से पूछेगा राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो आप लोग कहेगा 243 के वाई में है। तथा इस संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशों देता है जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं संग्रहित शुल्कों का राज्य व नगर पालिकाओं के बीच आवंटन जो है बंटवारा, उन करों या चुंगी, पथकर और शुल्कों का निर्धारण जो कि नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान देना और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं के मजबूत वित्तीय स्थिति के आयोग को दिए गए मामले। वित्त आयोग की सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझा सकता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है जिला योजना समिति। तो जिला योजना समिति में देखिएगा तो अनुच्छेद 243 के जेठ डी के अनुसार प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को संगठित करेगी तथा पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। अगला पॉइंट है जिला योजना समिति की संरचना समितियों के संस्थानों के भरे जाने व उसके अध्यक्ष चुने जाने के तरीके तथा उसके कार्यों आदि के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होगा। समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देख लेते हैं। तो महानगरीय योजना समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रत्येक महानगर में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। समिति की संरचना उसके स्थानों को भरे जाने उसके अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके तथा कार्य आदि के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों तथा नगरपालिका के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं को समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। इधर मैं थोड़ा सा आप लोग को फास्ट रिविजन करा रहा हूँ तो आप लोग को घबराना नहीं है। नगरीय यानी शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिएगा। तो संवैधानिक के प्रावधान यहाँ पर देखिएगा भाग 9 के 1 के अंतर्गत आ जाएगा यानी क के अंतर्गत आ जाएगा। तो 243 के पी के
आप लोग अनुच्छेद 243 के पी में देखिएगा तो परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के क्यू में देखिएगा तो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के आर देखिएगा तो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के एस देखिएगा तो वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचनाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के टी देखिएगा तो स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के यू देखिएगा तो ये जो है नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के भी देखिएगा तो सदस्यता के लिए निर्हताएं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू देखिएगा तो नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ से शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के एक्स देखिएगा तो नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के वाई देखिएगा तो वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड देखिएगा तो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड ए देखिएगा तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड बी देखिएगा तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड सी देखिएगा तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड डी देखिएगा तो जिला योजना के लिए समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड ई देखिएगा तो महानगर योजना के लिए समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड एफ तक एफ को देखिएगा तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड जी तक में देखिएगा तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन यहाँ से संबंधित है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोग को कोई भी पॉइंट से रिलेटेड मन में डाउट रह जाता है तो बेहिचक हमसे पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो है नगर पंचायत और नगर निगम से संबंधित सभी पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं। कल के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुसूचित और जो जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद जो है कल के सेशन में ही हम लोग देखेंगे कि संघ और राज्य में संबंध देखेंगे, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध देखेंगे। और उसके बाद जो है जितना हो सकता है उतना हम लोग आगे रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है संघ और राज्य संबंध जो है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसमें जो है फैक्ट आप लोग को ज़्यादा याद करना है। और कल सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि 27 नंबर तक जो है पॉइंट हम लोग रिवीजन कर सके, यानी यहाँ जो 26 लिखा गया है ये 27 तक हम लोग प्रयास करेंगे कि रिवीजन कर सकते हैं तो कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा था कि सर कंप्लीट करा दीजिए, प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए, हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जो है ये बुक को कंप्लीट करा दीजिए। तो फाइनली जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने में लग चुका हूँ। आप लोग जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, और कह दीजिएगा कि पीछे में जिस प्रकार से प्रॉपर तरीके से क्लास चल रहा है था उसी प्रकार से अब फिर से क्लास चालू हो जाएगा। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ आज के सेशन में सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोगों को मन में डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से संबंधित, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के अबाउट वाले सेशन में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पॉकेट जी के बुक का ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन यानी जो सेकंड एडिशन है दोनों का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 14। आज का क्लास नंबर 13 था, तो क्लास नंबर 14, 15, 16 तक जो है हम लोग पूरा इस बुक को निपटाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मैं बता दूं कि एक दिन में यानी पर डे यहाँ पर 2 से 3 सेशन चलने वाला है स्पेशल जो पॉकेट जी के बुक का, क्योंकि हम लोग का प्रयास है कि कम समय में इस बुक को कंप्लीट रिवीजन कर लें, क्योंकि इस मंथ में बहुत ज़्यादा एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम से पहले हम लोग प्रयास करेंगे इस बुक को फिनिश कर लें। तो चलिए जो है हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में, यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।